यस। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था। फर्स्ट हाफ संतोष यादव की जो स्टोरी है लड़की की, कौन है ये गर्ल, क्या रिकॉर्ड है इसके नाम? She is the only woman who scaled the Mount Everest twice. करेक्ट, And ओनली ma'am, ये मेरी वुमेन हु story- स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो इसके नाम ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, वो हमने ये वाली स्टोरी कंप्लीट कर ली थी। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करने हैं। जो लोग क्लास में नहीं थे उन्हें रिकॉर्डिंग देख करके फिर करने हैं कल, ठीक है, या जब भी आपको टाइम मिलेगा, कल परसों कर लेना। अब हम इसकी पढ़ने वाले हैं दूसरी स्टोरी। दूसरी स्टोरी का नाम आई थिंक सबने सुना होगा, इट इज अबाउट मारिया शारापोवा, करेक्ट? Yes, कौन ma'am. है मारिया शारापोवा? शी इज अ रशियन गर्ल। क्या खेलती है ये? Tennis. टेनिस। टेनिस, ठीक है। अभी भी खेल रही है, मेरे टाइम पर तो खेलती थी। यू डोंट नो ऑब्वियसली, ठीक है, थोड़ी जनरल नॉलेज भी रखा करो बेटा। मेरे टाइम पे ये दो तीन थे, आई थिंक सेरेना विलियम्स, उसकी बहन, और मारिया शारापोवा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे चलते थे वर्ल्ड में, कभी कभी देखती थी मैं। रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच द समिट ऑफ विमेन टेनिस, समिट का मतलब ऊंचाई, ऑफ विमेन टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18, जब वो केवल 18 इयर्स की थी तब तक वो वर्ल्ड में इतनी फेमस हो गई थी। शी बिकेम द टॉप टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड। as you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। जैसे अभी हमने एक इंडियन ओरिजिनल इंडिजिनस स्टोरी पढ़ ली है, अब हम एक रशियन गर्ल की स्टोरी पढ़ते हैं और हम उसमें फिर कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या दिखाई देता है कि भाई संतोष यादव में और शारापोवा में क्या कॉमन है, क्या अलग अलग चीजें हैं कि नहीं। चलो देखते हैं कौन जीतेगा रेस, ये इंडियन या रशियन, क्या लगता है? On India. इंडियन, ऑलवेज इंडियन बाय हार्ट, ठीक है। ये मैच करना है, घर जाकर करना है इसको, ठीक है। चलो भाई, देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। डिसआर्मिंग का क्या मतलब होता है बताओ छोटे छोटे बच्चों, बड़े बड़े वर्ड्स के मतलब बताओ। आर्मिंग का क्या मतलब होता है? हथियार। क्या? डिसआर्मिंग का दो मतलब होता है ना बेटा। एक तो वो मतलब होता है कि आप बैटल में हो किसी के साथ में और उसने आपको निहत्था कर दिया, करेक्ट, डिसआर्म कर दिया। आपका जो आप भी जो भी वेपन यूज करे थे वो उसने छीन लिया या आपको उसके सामने सरेंडर करना पड़ा। और दूसरा डिसआर्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो उसको देखकर बेहोश होकर गिर गए, वैसा वाला डिसआर्म भी तो होता है कि कोई इतना अमेजिंग हो, कोई इतना ज्यादा आपको क्या बोलते हैं अपना इनकैप्टिवेट कर दे कि आप सीधा गिर ही जाओ कि वाओ देयर समथिंग वेरी वंडरफुल अबाउट हर। तो इस सेंस में डिसआर्मिंग यहाँ पर यूज होता है, जिसका मतलब होता है इतनी चार्मिंग है वो दैट लोग अपने आप को ऐसे सरेंडर कर देते हैं, डिसआर्म कर देते हैं उसके सामने। कुछ है ऐसा शारापोवा में, भाई क्या है? समथिंग एट ऑड्स विद हर रीडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। समझ गए क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत सी ऑल टाइम रेडी स्माइल, क्योंकि वो सिर्फ काम करने में, यानी सिर्फ इसमें ही अच्छी नहीं थी कि वो बहुत अच्छा टेनिस खेलती थी। इफ यू विल गूगल और इमेजेस तो वो बहुत सुंदर भी थी, ठीक है, और काफी फैशनिस्टा टाइप से, काफी ऐसे मॉडल्स के जैसे वो कपड़े भी पहनती थी। तो इट नेवर फेल्ट कि वो केवल और केवल एक एथलीट है, केवल एक प्लेयर है। शी हैज ऑलवेज बीन ब्यूटीफुल ग्लैमरस गर्ल ऑल्सो। तो वही है, देयर वाज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट हर, उसकी अच्छी स्माइल, ग्लैमरस कपड़े मतलब the clothes that give you glamour, that give you a international personality persona, जिससे लोग impress हो जाते हैं। and that something in her lifted her on Monday, and that something in her lifted her on Monday 12 August 2005 to the world number 1 position in the women tennis। और वो जो एक अंदर है उसके पर्सनालिटी, उस पर्सनालिटी ने उसको फाइनली 22 अगस्त 2005 को
वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन प्लेयर बना दिया। उसकी उस तरह की पर्सनालिटी, व्हेन शी वाज अ वेरी गुड एट हर जॉब। तो जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट लोग काम नहीं करते हो या फिर इंटेलिजेंट लोग ब्यूटीफुल ना हो। देर इज अ मिसकंसेप्शन कि जो बहुत सुंदर होते हैं उनका दिमाग पढ़ाई लिखाई या बाकी चीजों में नहीं लगता है। इट इज नथिंग लाइक दैट। टैलेंट इज टैलेंट, ब्यूटी इज गिवन नेचुरली। आपके पास है तो एडेड एडवांटेज है, बट इट कैन नॉट डिफाइन योर पर्सनैलिटी, ओनली योर टैलेंट विल। ठीक है। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सब उसके साथ कब हुआ? ऑलमोस्ट नो टाइम का मतलब बहुत जल्दी, मतलब जब उसने टेनिस खेलना शुरू किया उसके बहुत कम टाइम में भी वो नंबर 1 बन गई थी, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स की एज में ही। Poised beyond her years, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle का मतलब होता है टॉप, ठीक है, पता है ना सबको। और poised का मतलब है सेल्फ अश्योर्ड, या एक तरह से बोलो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। उसको एक सेल्फ अश्योरमेंट है या सेल्फ अश्योर्ड गर्ल है वो। बियॉन्ड हर ईयर्स यानी जैसे पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स का मतलब है कि अब जितने साल उसने खेला काफी ज्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस था उतने में ही, मतलब 4 साल खेला तो उसमें ही 10 साल के बराबर उसके अंदर टैलेंट थी। और ये साइबेरिया रशिया का ही पार्ट है। इस वहां पर पैदा हुई एक टीनेजर गर्ल ने केवल 4 साल में ही, जब तक उसने एज अ प्रोफेशनल खेलना शुरू किया जिस समय, उसके 4 साल के अंदर ही वो टॉप पर यानी पिनैकल पर पहुंच गई। ठीक है। तो जितनी उसकी उम्र नहीं थी उससे ज्यादा उसकी पर्सनालिटी थी। कैसी? पॉइज्ड मतलब कॉन्फिडेंट, ठीक है, अश्योर्ड, कि आपको मैच्योरिटी है आप इसे कह सकते हो, बट मैच्योरिटी इज मोर लाइक इन टॉक्स। अगर कोई 10 साल का बच्चा हो और ऐसे चले जैसे कि सुपर मॉडल, तो कैसा लगेगा कि अपनी उम्र से ज्यादा कर रहा है ना। दैट वाज द केस विद Yes. हर। ठीक है, कि उसके पास एक एलिगेंट, एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी थी अपने उम्र से काफी ज्यादा। और ये है शारापोवा। देखने में तो यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है, गूगल करके कृपया देखें। मारिया शारापोवा वन दी विमेन सिंगल्स एट विंबलडन इन 2004। विंबलडन में वीमेन सिंगल्स का और डबल्स के मैच सारे होते ही रहते हैं, तो वो 2004 में उसने वीमेन सिंगल्स जीता था। ये है उसका स्केच टाइप का। However, the rapid ascent in the fiercely competitive world began 9 years before, with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. लेकिन अब ये दिन जो आज उसकी जिंदगी में, हम लेट सपोज हम 2005 में ही है और अभी अभी शारापोवा बनी है वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर, तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला क्या बोलेगा कि रैपिड एसेंट का मतलब कि तुरंत, ऐसे लगता है ना कि कितनी जल्दी सफलता के कदम चूम लिए, फटाफट ऊंचाइयों पे चढ़ गए। तो रैपिड का मतलब फटाफट, एसेंट का मतलब ऊंचाइयों पे चढ़ जाना। इतने ऐसे एक दुनिया में जो कि फियर्सली कॉम्पिटिटिव है, यानी स्ट्रांगली कॉम्पिटिटिव दुनिया में कोई इंसान इतनी जल्दी सफलता की तरफ बढ़ जाए, ये अभी तुरंत नहीं हुआ है। इट बिगेन 9 years बिफोर। ये सबकी शुरुआत 9 साल पहले हुई। और उस चीज, किस चीज के साथ शुरुआत हुई? विद अ लेवल ऑफ सैक्रिफाइस दैट ओनली फ्यू वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर। और उस सैक्रिफाइस के, उस तरह के सैक्रिफाइस के साथ इस सब की शुरुआत हुई जो केवल कुछ बच्चे ही कर पाएंगे। करेक्ट। एंड्योर का मतलब विद स्टैंड, यानी अगर तुम लोगों को पहले दिन बोला जाए 5 बजे सुबह सुबह उठना है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना है, और फिर तुम लोग बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, आफ्टर अ वाइल यू विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट एंड इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो पहले दिन तो सब बहुत एक्साइटेड रहेंगे कि ओके फाइनली वी हैव फाउंड अ रेमेडी, कि अब कल इसको करने से मेरे क्लास में जितने भी हैं मेरे कॉम्पिटिटर्स, उनको सब पीछा कर देंगे और एकदम टॉप पर रहेंगे, सबके फेवरेट रहेंगे, पेरेंट्स के, टीचर्स के, ये दुनिया मेरी है कि नहीं। तो डे 1 पे सबके अंदर एक्साइटमेंट होता है कोई भी नई चीज शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल संडे के ही उसको देख लो, व्हेन आई टोल्ड कि नहीं अभी हम लोग एक ऐसा वो एक तरह का कोर्स करने वाले जिसमें वी लर्न एडवांस ग्रामर, वी लर्न समथिंग, एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, सब 11 बजे ही आ गए क्लास में संडे के दिन। ठीक है, स्टार्टिंग में है, बट द व्हाट वी विल हैव टू सी कि एंड तक कौन टिकेगा। करेक्ट, बिकॉज कंटिन्यूटी इज द
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर उसी तरह की बात की जा रही है कि एक लेवल ऑफ सेक्रीफाइस जो उस चीज को पाने के लिए चाहिए वो बहुत कम बच्चे कर सकते हैं, जो शारापोवा ने बहुत कम उम्र में किया, और यही रीजन है कि वो बहुत कम उम्र में ही सक्सेसफुल हो गई। चलो भाई देखे क्या किया। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। मारिया ने अभी 10वां यानी अपना 10th बर्थडे भी नहीं मनाया था। when she was packed off to train in the यूनाइटेड स्टेट्स। जब वो कहाँ चली गई, उसकी पैकिंग करके सीधा उसको यूएस ही भेज दिया। ठीक है, खेलती वो यूएस में थी, नेटिव वो रशिया की थी। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। और जब वो फ्लोरिडा इज अ स्टेट इन यूएस, तो जब वो फ्लोरिडा गई और वहां से ही उसकी जर्नी की यानी सक्सेस की शुरुआत हुई, और वहीं से उसके स्टारडम की शुरुआत हुई। But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena। लेकिन इसके लिए भी दिल दुखा देने वाला, हर्ट रेंचिंग का मतलब दिल को दहला देने वाला 2 साल का सेपरेशन। अभी 2 दिन मम्मी के बिना रहना पड़े बहुत मजा आएगा, 1 महीना रहना पड़े चल जाएगा, 1 साल रहना पड़ेगा रो दोगे तुम गुड लोग, है ना। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन हो आप? नए हो पुराने हो? यस मैम, न्यू। न्यू हो, ओके, वेलकम टू अवर क्लास आयुष। तुम्हारी ही कमी थी, आओ कुछ जान फूको इस क्लास में। ओके मैम। ओके ठीक है। कहाँ से हो बेटा? मैम नोएडा। वेरी, काफी स्पेसिफिक आंसर दिया तुमने, यहाँ पर तो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। यस मैम, एक बार वरुण ने बोला था मैं इंडिया से हूँ। उससे तो काफी स्पेसिफिक है, मैं इंडिया से हूँ। ओके, नोएडा में किधर से? चेरी काउंटी के आसपास से हो? मैम गेट नोएडा मैम, यही नहीं है मैम। मैम ये निराला ग्रीन शेयर, सेंट जॉन्स ओके, के पास, निराला ग्रीन शहर, ओके, सेक्टर 2 ब्लॉक ए। वेरी गुड। ये लग रहा है लड़का कुछ करेगा जिंदगी में, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन दे रहा है अच्छे से, फटाफट सीख लो कुछ रुद्र, बस हंसते मैम रहते हो आपको पूरे भी दिन। लिख के दे देते हैं मैम सब कुछ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में क्यों देना है, अभी तक मैम कहाँ गई तुम कभी सबकी बता देते हैं। जबान? मैम सो रही थी। मैम फिर आप सो बोलोगे पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा बोलते हो। मैंने कब ऐसे बोला कि पढ़ाई में ध्यान? मैम आपने नहीं कल ही बोल बोला रही था आप। ये हो गया बस। हाँ वो तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही होगा ना क्लास में। तुम लोग यार हर बात को दिल पर ले लेते हो, ऐसे थोड़ी ना होता मैम क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है। है। दिमाग नहीं, दिमाग तो बहुत है तुम लोग के पास, थोड़ा यूज करो। चलो सारा पोहा की तरह बनते हैं, चलो आज चलो। मैम विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? चैप्टर नंबर 8 कहानी नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में 2 कहानी है, एक संतोष यादव की जो कि एक माउंटेनियर है, और दूसरी स्टोरी इज अबाउट टेनिस प्लेयर शारापोवा। दूसरी स्टोरी के दूसरे पन्ने पर है, जहां पर हम उसके बचपन की बातें कर रहे हैं कि कैसे वो सक्सेसफुल हुई। तो व्हेन शी वाज ओनली 10 इयर्स वो फ्लोरिडा गई। कहाँ गई ये देखो, पैरा नंबर 2 में है हम, ठीक है। तो जहां तक नीला नीला खिंच रहा है वो पढ़ चुके हैं, जहां अभी लाइन नहीं लगाई वो अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। सो यू नो कहाँ से कैचअप करना है, करेक्ट, यहां से करना है तुमको। सो बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन। लेकिन ये नहीं है सिर्फ कि बस 2 साल दूर चले गए उतना ही है, नो। द पेन, जब आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हो, ठीक है, 2 साल का सेपरेशन यानी 10 साल की उम्र में ही उसको अपनी मदर से 2 साल के लिए दूर रहना पड़ा, और बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो भी एक इस तरह का सेक्रीफाइस है जो कि बहुत कम बच्चे इतनी कम उम्र में कर सकते हैं। कितने साल के हो गए तुम लोग? 50 ईयर्स के, है 15। ना? 15. मैम 50 14। 50 मैम 40। 40. 40 और 50 15। ईयर्स के हो, बताओ। और मैम अभी नॉट तक 40 एंड 50 मैम, 14 एंड 50। वही तो कह रही हूँ, 40 और 50 ईयर्स के हो और अभी तक अपनी मदर से दूर नहीं रह पाते हो, तो बताओ मैम वो वो तो छोड़ना केवल नहीं चाहते हमें। क्या। वो मैं छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें पता है छोड़ते तो बिगड़ गए। मैम घर से ट्यूशन नहीं भेज रहे मैम, आप दूर रहने यस की मैम, बात कर रहे ऑनलाइन हो। करना चाहते वो लोग। उनका बस चलेगा ना तो वो जेई का कंपटीशन भी ऑनलाइन कर देंगे, कॉलेज भी मैम ऑनलाइन वो कर तो घर देंगे, से लेने को ही कह और देंगे। जॉब भी फिर वर्क फ्रॉम होम ही दिलवा देंगे। यस मैम। क्या रहेगा, सही है ना, लाइफ टाइम सेविंग्स हो जाएगी। यस मैम, बहुत सेविंग होगी। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर यू जस्ट हैव टू ओपन अ लैपटॉप, और उसी पे बैठे बैठे यू कैन गो टू किंडरगार्टन, व्हिच विल हैपन इवेंचुअली। मैम your our stomach will fill with the fats.
एंड देन फिर ऐसा लग रहा है कि केवल गरीब बच्चे स्कूल जाएंगे, अमीर बच्चे लैपटॉप से ही पढ़ेंगे बिकॉज दे कैन अफोर्ड वाईफाई। कैसा लगेगा? मैम बहुत बकवास, ऑनलाइन कर करके तो मेरा दिमाग खराब हो गया। आई नो, सेम ईयर, मुझे तो ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैम मेरे घर पे आ जाओ। मैं घर पर आ जाऊँ? आई विल कम श्योरली। ये तुम ओमिक्रॉन टेस्ट नेगेटिव करा लो, फिर आती हूँ मैं, हाँ? ठीक है। यस मैम। चलो, तो कहाँ थे हम? येलिना यानी उसकी जो मदर है, उससे 2 साल के लिए शारापोवा को अलग रहना पड़ा। फिर देखे भाई और क्या, अभी तुम लोगों ने गिन लिए ना उसके क्या क्या उसने वो किया है, सैक्रिफाइस, वो सब करना है तुम लोग को, ठीक है? The letter was compelled to stay back in the Siberia because of her visa restrictions। और उसकी लेटर मतलब कौन है? यानी जो दूसरी वाली है वो क्या है? मदर। जब भी किसी सेंटेंस के अगले सेंटेंस में लेटर लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो पिछले सेंटेंस के दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहा है, समझ गए? क्योंकि पहले सेंटेंस में इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलिना, तो यानी वो लेटर के बारे में बात कर रहा है, जो स्टोरी में जो दूसरा इंसान है उसको ही लेटर भी रेफर किया जाता है। तो लेटर इज नथिंग बट ये रेफर कर रहा है उसकी मदर को, यानी उसकी मदर को कंपेल किया गया, वो शी वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया, उनको साइबेरिया में ही रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वीजा ही नहीं मिला उनको यूएस का। यूएस का वीजा मिलना कितना टफ है। किसी के पेरेंट्स आईटी में होंगे, वीजा लगवा रहे होंगे, तो दे माइट बी नोइंग, करेक्ट? यस मैम। वीजा इंटरव्यू क्लियर करना ही बहुत टफ है भाई यूएस का। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life। और तब तक 9 साल की वो बच्ची अपनी जिंदगी का सबसे important lesson सीख चुकी थी। क्या है? That everything has a price। जिसको ये बात समझ आ गई उसको सब समझ आ गया। क्या? Everything has a price। Everything has a price क्या मतलब होता है इस चीज का? हर चीज मैम की कैन आई, कीमत है। मैम हर हाँ चीज की बताओ। कीमत देनी पड़ती है। हर एक चीज की कीमत है, लेकिन अब इसको कैसे इस स्टोरी में कैसे फिट होगा ये, या मैम लाइफ से की क्या? सेक्रीफाइस करा मैम तो वो स्टार मैम बन गई। sacrifice, मैम everything needs sacrifice, like मैम in our studies we have to give time, we have करेक्ट। to sacrifice it। ये देखो, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़का कुछ करेगा जिंदगी में। ये देखो अभी से इसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। प्रेशर आ रहा है मैम मैम तो हमारे उससे ऊपर। पहले वो पढ़ता प्रेशर नहीं आ था रहा क्या? है। यस मैम। एवरीथिंग हैज अ प्राइस। एवरीथिंग हैज अ प्राइस का मतलब एवरीथिंग। पढ़ने के लिए तो आपको सेक्रीफाइस करना ही होता है, लेकिन ये उल्टे के लिए भी ट्रू है कि अगर आप सोओगे तो उसकी भी एक कीमत है। क्या है? फिर पढ़ नहीं टाइम। खोना, पाओगे। फिर वो, फेल यानी हो जाना। ये मत सोचो कि आराम कर रहे हो तो वो फ्री में हो रहा है। आराम के बदले क्या जा रहा है? टाइम। अपॉर्चुनिटी, टाइम, मैम टाइम। टाइम। तो एवरीथिंग, एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग, वो किसी ना किसी दूसरी चीज की कीमत पर कर रहे हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वो सुकून की कीमत पे या नींद की कीमत पर कर रहे हो, और अगर सो रहे हो तो वो पढ़ाई की कीमत पर कर रहे हो। समझ रहे हो? तो सोच समझ के डिसीजन लो, बिकॉज नथिंग इज फ्री हियर। दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। और वो ये बात समझ गई कि जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो एक प्राइस यानी कीमत पर ही मिलेगी मुझे, ठीक है? फिर वो क्या बता रही है अपने इंटरव्यू में, रिकॉल्स का मतलब है वो याद करती है उस टाइम को जब उसने हार्ड वर्क किया। आई यूज टू बी लोनली। मैं बहुत अकेले हो गई थी। ये तो मुझे टीवी के एड के जैसा लग रहा है। देन आई फाउंड माई फ्रेंड। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। बुरी तरह से। टेरिबली का मतलब बुरी तरह से। मैं मेरी मदर को बहुत बुरी तरह मिस करती थी। My father was working as much as he could to keep my tennis training going। और मेरे फादर उतनी मेहनत करते थे जितनी वो कर सकते थे, so that कि मेरी टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो चलती रहे, कॉस्टली होती है। So he could not see me either। इसीलिए वो भी मुझसे मिलने नहीं आ पाते थे। तो फादर पैसा कमाने की वजह से और मदर वीजा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से दोनों ही उससे नहीं मिल पाए। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। मैं बहुत छोटी थी तो मैं 8 बजे ही सो जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स यानी बाकी जो खिलाड़ी थे, दे वुड कम इन एट 11 PM एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। सारे बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ यही करते हैं। तुम में से कौन करता है ये अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ? मैम छोटे भाई हमारे साथ करते हैं। इसे कहते हैं चेंज। दुनिया बदल रही है, अब मुझे भरोसा हो गया।
फिर क्या होता था, यस मैम। जो 11 बजे के आसपास जो बड़े लोग आते थे टेनिस खेलने के लिए, जो थोड़े बड़े प्लेयर्स थे यानी एज में जो बड़े थे, वो उसको ऑर्डर देते थे कि वो पूरा टाइडी अप का मतलब पूरा अरेंज कर दे, अच्छे से रूम को क्लीन कर दे, ये सब वो उठा देते थे उसको आके। 8 बजे सोती थी और बाकी आके वो लड़की उसके उठा देते थे गर्ल्स, और उसे रूम वगैरह साफ करवाते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, और ये सारी चीजें हो भी सकता था कि मैं अलाउ करती तो ये सारी चीजें मुझे डिप्रेस भी कर सकती थी, बट इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, लेटिंग दैट डिप्रेस मी मतलब उस चीज को मैंने अलाउ नहीं किया। इंस्टेड यानी इंस्टेड ऑफ का मतलब उसके उस चीज के अलावा, यानी ये होने की बजाय ये हो सकता था, वहां इंस्टेड ऑफ लगाते हैं। तो यानी इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, उस चीज को उस चीज से डिप्रेस होने की बजाय, इसकी हिंदी है, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटर्मिन्ड, मैं चुपचाप तो रही लेकिन चुपचाप होकर अंदर ही अंदर मैं और भी ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गई। क्या डिटर्मिन्ड, कि मैंने सोच लिया कि मैं ये करूंगी जरूर। एंड मेंटली टफ, और इन चीजों से मैं मेंटली टफ हो गई। दो हमने स्टोरी पढ़ी है, क्या चीज लगती है दो क्वालिटी जो कॉमन है? मैम डिटर्मिनेशन और अरे टफनेस, कंपैरिजन मेंटल भी तो टफनेस। करना है। दिख रही है कुछ क्वालिटीज जो कॉमन यस है? मैम। यार मैंने तो संतोष यही पढ़ा है यादव बस। और शारापोवा, यस मैम, दोनों डिटरमिन्ड गर्ल्स थी और उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत दोनों अच्छी ही लड़कियां बहुत ज्यादा डिटर्मिन मेंटली टफ। सेल्फ। कौन बोल रहा है ये? मम्मी। मैम नया बच्चा। नया बच्चा? नया जो बच्चा हमारा बताओ। पत्ता मैम काटने आपके वाला है। होशियार बच्चा। होशियार बच्चा? मैम जो नया हमारा बच्चा? पत्ता काटने वाला है। पत्ता कहाँ है तुम्हारे पास? मैम कहावत। यस मैम। कोई पत्ता वत्ता है क्या जो कट रहा है भाई? मैम सूखी डंडी हो तो। सूखी डंडी। अरे बताओ भाई, नया बच्चा क्या बोल रहे हो? मैम आई वाज सेइंग दैट आई थिंक दे वर बोथ वर मेंटली टफ। वेरी गुड, यही आंसर है। ये सारे छोटे छोटे बच्चे भी यही आंसर दे रहे हैं। तो दो में, अरे मुझे भी बोलने दो अब थोड़ा सा, मेरी क्लास है, मैं भी बोलूंगी। जैसे मेरा बैट है मैं भी खेलूंगा, उसी तरह मेरी क्लास है मैं भी बोलूंगी। दे वर बोथ क्वाइटली डिटर्मिन्ड, यानी वो दोनों ही बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन था उनके अंदर, दे वर सेल्फ डिटर्मिन्ड। दूसरा, दे बोथ वर मेंटली टफ, दोनों ही बहुत ज्यादा। ये है कंपैरिजन जो हमें ड्रॉ करने को बोला है, ठीक है। आई फिर शारापोवा आगे बताती है, आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने खुद ही खुद का ख्याल रखना सीखा। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी छोड़ने का नहीं सोचा। बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटर्मिन्ड, जब आप ऐसी जगह से आते हैं जब आपके पास में कुछ ना रहा हो और आपके पास में अभी भी खोने के लिए कुछ नहीं हो, ऐसी चीज से आप बहुत ज्यादा हंग्री, का मतलब आपके अंदर एक हंगर आ जाती है सक्सेस के लिए, और आप बहुत डिटर्मिन्ड हो जाते हैं। आई वुड हैव पुट अप विथ सो मच मोर ह्यूमिलिएशन, ये जो मतलब मेरे साथ हुआ वो तो बहुत कम था। वो बता रही है अगर मुझे करना पड़ता तो आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन, मैं इससे भी ज्यादा और बेइज्जती बर्दाश्त कर लेती। एंड इंसल्ट्स दैट टू देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माय ड्रीम, यानी इतनी अगर मुझे मौका, ये तो बहुत कम हुआ मेरे साथ, अगर इससे भी ज्यादा मच मोर ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट मुझे मिलती तो शायद मैं वो भी बर्दाश्त कर लेती, ताकि मैं स्टेडफास्टली का मतलब एक लगातार स्पीड से अपने ड्रीम को परस्यू करती रहूं, इसलिए मैं शायद और ह्यूमिलिएशन भी बर्दाश्त कर लेती। इतना हंगर था मेरे अंदर, किसके लिए? सक्सेस के लिए। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और उस तरह की स्ट्रेंथ मारिया के अंदर आज भी है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004, और उसका यही एटीट्यूड है जो उसको वीमेन सिंगल्स का क्राउन, जिस एटीट्यूड ने उसे दिलाया। एंड टू हर meteoric rise to the world number 1 spot the following year, meteoric rise क्यों? क्योंकि meteor ही तो होता है जो कितनी स्पीड से आता है अर्थ की तरफ, करेक्ट। तो मीटियोर का मतलब जो 1 सेकेंड 2 सेकेंड पहले नहीं था और अचानक से आ गया, तो मीटियोरिक राइज यहाँ पर एक फ्रेज है जिसका मतलब है बहुत स्पीड से ऊपर बढ़ गई वो। तो 2004 में उसको मिला सिंगल्स में, उसने फर्स्ट रैंक मिला, और अगले ही साल वो वर्ल्ड के नंबर 1 स्पॉट पर फॉलोइंग ईयर अगले ही साल आ गई।
that was a meteoric rise. While her journey from a frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans. जबकि उसकी जर्नी है साइबेरिया में, सबको पता है ठंडी हवाएं कहाँ आती हैं, क्लाइमेट चैप्टर से पढ़ा है हमने, साइबेरिया से आती है, ठीक है। तो साइबेरिया इज बेसिकली द ईस्ट पार्ट ऑफ रशिया। ये इंडिया के सर पर अगर चाइना है तो चाइना के सर पे इतना बड़ा रशिया है। उसका वेस्ट पार्ट इज एक्चुअली प्लेन एंड ये वाला पार्ट है नीचे की तरफ, और यहीं पर ये नीचे साइबेरिया पड़ता है, ठीक है, ईस्ट में। तो यहीं पर से और साइबेरिया के नीचे से ही हवाएं आती है ठंडी, और फिर चाइना होते हुए इंडिया एंटर करती है, और फिर हिमालयाज उनको रोक लेता है और हम बच जाते हैं क्या बनने से, फ्रोजन प्लेन्स, ठीक है। तो वाइल हर जर्नी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन्स, यानी जमे हुए प्लेन होते हैं साइबेरिया में, बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अवेलेबल नहीं है उस रीजन में। तो वाइल हर जर्नी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस, समिट का मतलब टॉप, वहां से लेकर के वीमेन टेनिस के टॉप तक पहुंचने की जो उसकी स्टोरी है, इट हैज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, उस स्टोरी ने बहुत सारे टेनिस फैंस के दिल को छुआ है। For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. ठीक है, खुद के, अगर वो अपनी खुद के बचपन के बारे में, यंगस्टर हरसेल्फ यानी उसके खुद के बचपन के बारे में सुनो तो ऐसा लगता है जैसे सेंटीमेंट के लिए कोई जगह नहीं थी। शी वॉज सो मच डिटर्मिन्ड इन हर वर्क, करेक्ट। देयर वॉज नो प्ले, देयर वॉज नो रूम फॉर इमोशंस ब्रेकिंग डाउन एंड सो। तो यंगस्टर हरसेल्फ यानी ऐसा लगता है जैसे उसने अपने दिल को कभी मौका नहीं दिया कि रो सके या कमजोर पड़ सके। The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. और ऐसा कैसे पता चला कि उसने अपने दिल को इमोशनल नहीं होने दिया? क्योंकि जितना स्ट्रेट लुक्स यानी जितने सीधी, मतलब क्लियर विजन के साथ वो बोलती है, जितना प्लेन लुक उसके फेस पर होता है, और जिस तरह से वो आंसर देती है, द आंसर शी गिव्स, जब भी उससे पूछा जाता है उसके एम्बिशन के बारे में, व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, इट मेक्स इट एम्पली क्लियर, एम्पली का मतलब काफी क्लियर, ऐसा सुन के काफी क्लियर हो जाता है दैट शी कंसीडर्स द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट, कि उसको ऐसा लगता है कि जो सैक्रिफाइसेस उसने किए दे वर एक्चुअली वर्थ इट, इमोशनल होने वाली उसमें कोई बात नहीं है। तो शी इज प्रिटी टफ, करेक्ट, इससे प्रूव होता है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, क्या बोल रही है, मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैं जो भी करती हूँ उसमें मैं बहुत मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, क्योंकि ये मेरा काम है। दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस, दिस इज एनी मंत्रा फॉर सक्सेस, दिस इज एवरी मंत्रा फॉर सक्सेस। हर एक सक्सेस के लिए यही एक मंत्र है, दैट यू डू वॉट यू कैन, ठीक है। बस सांस लेने के अलावा और कोई चीज दिमाग में नहीं होनी चाहिए, यही करते रहो जो सोच रहे हो, ठीक है। सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस विल ओनली वीकेन यू। आप अगर सोचोगे दैट यू आर मल्टी, यू कैन बिकम मल्टी डायमेंशनल, लेट्स बी प्रैक्टिकल, हम ह्यूमंस हैं, वी आर नॉट गॉड, वी कैन नॉट डू 1000 थिंग्स एट सेम टाइम, वी कैन डू 1000 थिंग्स बट एट द डिफरेंट टाइम, करेक्ट। पहले कुछ कर लिया फिर कुछ और कर लिया, बिकॉज वी आर दैट मच केपेबल कि हम 100 अलग अलग तरह की चीजें जिंदगी में कर सकते हैं। लेकिन क्या सारी 100 चीजें एक साथ कर सकते हैं? नहीं। नो मैम। फॉर टू कंप्लीट वन जॉब एट अ टाइम वी नीड टू फोकस ऑन एनी वन थिंग। अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो हम हमेशा ही क्या रहेंगे, second highest. We will never become topper because the topper will only be that person जो केवल उसी काम को कर रहा है। It's not about that तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो या वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, it's about choice. He or she has chosen to do that thing complete with complete honesty and you have chosen to do it like everybody does it कि ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं। that is a difference कि whatever you work you should always work hard, जितना कर सकते हो उसके बाद यू कैन बी श्योर खुद को ब्लेम करना है कि किस्मत को, करेक्ट। अदरवाइज तो इंसान हमेशा ही किस्मत को, खुद को ही ब्लेम करता है। फिर जब वो पढ़ता नहीं है तो उसके मन को पता होता है कि गलती उसी की है।
या जो भी काम करता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट पढ़ना लिखना, इट्स अबाउट एनी अदर थिंग जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। जो भी हम करेंगे उसमें वी शुड हैव कंप्लीट ऑनेस्टी, वी शुड बी एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। ये सब कहने की बातें हैं, ये सबको बराबर समझो, इक्वालिटी इक्वालिटी, देयर इज नो इक्वालिटी इन द एरा ऑफ कंपटीशन। इक्वालिटी बस पॉलिटिकल होती है, ऐसा नहीं कि किसी का फायदा उठाना है, बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। ये जब एग्जाम की बात आती है तो ये भाई भाईचारा भूल जाओ। अगर किसी को हेल्प करना है, किसी को कंफ्यूजन है, तो इंसानियत के नाते हमको हेल्प तो सबको ही करना चाहिए। बट ये सोचना कि अरे मेरे दोस्त का कम आया है, मेरा भी कम आ जाए कोई बात नहीं, या मेरे कम आ जाए मेरे दोस्त के ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं, एक ही बात है, नहीं, एक बात नहीं है। तुम्हारे यहाँ कम है तो तुम्हारे कम ही है। और जो इस तरह की मेंटल एटीट्यूड को लेके चलता है वो ही इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल टफनेस वाला इंसान हो सकता है कि जो एग्जाम के टाइम पे कुछ और ना सोचे, केवल एग्जाम के बारे में सोचे। बी लाइक दैट, ओके। चलो, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। अभी वो इतने टाइम अमेरिका में रह गई है तो वो अमेरिकन एक्सेंट से ही बोलेगी। शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी। परेड्स का मतलब दिखाना या फिर उसको शोकेस करना। परेड किस चीज की जाती है? जिसको दिखाते हैं ना अपन, बोलते क्यों परेड लगा रखी है कपड़ों की, किसको दिखाने हैं। तो शी प्राउडली परेड्स क्या दिखाती है? वो अपने रशियन नेशनैलिटी के बारे में वो बात करती है, उससे वो अटैच्ड है ऐसा दिखाती है। ऑल्दो जब वो बात करती है तो उसका एक्सेंट अमेरिकन है, मैम क्योंकि शी वो शॉप्स। शो ऑफ तो नहीं कह सकते, शो ऑफ इज लाइक शो ऑफ उन चीजों का भी हो सकता है जो आपके पास नहीं है। परेड जनरली उन चीजों का है जिस आपकी ओरिजिन है, तो एक तरह से वो या शो करती है, ऑफ हटा दो उसमें से। तो शी प्राउडली शोज हर रशियन नेशनैलिटी, यानी वो वहां पे कपड़े, उनका फ्लैग वगैरह, तो उस नेशनैलिटी को वो प्राउडली शो करती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए वो बोलती है आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट इज ट्रू दैट यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये बात सही है कि यूएस मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मैं रशियन हूँ। माई ब्लड इज टोटली रशियन, ठीक है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट टू। अब इससे बड़ा और क्या प्रूफ होगा? दिस इज कॉल्ड शोइंग योर नेशनैलिटी, ठीक है, या showing your love for your country. Like any other teenage sensation, कौन है वो लोग teenage sensation? सारे टिकटॉकर्स एक एक मिनट में सेंसेशन बन जाते हैं, इंस्टा सेंसेशन, यूट्यूब सेंसेशन। उसी तरह शारापोवा अपने टाइम की सबसे बड़ी टीनेज सेंसेशन थी, बिकॉज 15-16 ईयर्स में भी वो इतनी ज्यादा फेमस थी कि लड़कियां क्या लड़के, जेंडर बायस्ड कोई नहीं है उसके लिए, लाइकिंग के सिर्फ लड़के पसंद करेंगे या लड़कियां, सब भी उसको पसंद करते थे। मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज, तो वो ये सब भी करती थी उसके अलावा, एंड प्रिटी गुड। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, उसके नॉवेल्स पढ़ने उनको बहुत पसंद थे। हर फॉन्डनेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, और उसके अलावा जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये ऐसे इवनिंग गाउन पहनते हैं ना बड़े बड़े, तो बहुत सारे ओकेजन्स पे उसको ऐसे सेलिब्रिटीज की तरह कपड़े पहने भी देखा गया है। appears at odd with her love for pancakes with chocolate spread, और उसके अलावा उसकी बॉडी इतनी अच्छी थी, लाइक क्योंकि सारे एथलीट्स की होती है कि इवनिंग गाउन्स वगैरह भी इजिली पहनती थी, बट एट द सेम टाइम वो जो उसका सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स है वो एक्चुअली एट ऑड्स है, यानी बिल्कुल अलग लगते हैं जिस तरह का उसका लव है पैनकेक्स को लेके, चॉकलेट्स को लेके, ऑरेंज ड्रिंक्स को लेकर के। तो कोई कहेगा नहीं कि इतनी फिट हो सकती है इतनी सब चीजें खाने वाली लड़की, है ना। तो इस तरह से एट ऑड्स है, जैसे तो वही बात है कि आप दिन भर बर्गर खाते हो फिर भी आपको सिक्स पैक्स आए हुए हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर तो भगवान ही हो तुम, साक्षात ग्रीक गॉड हो। क्या कहते हो? है कोई यस ऐसा मैम। जो खाते रहता लेकिन उसकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है? मम्मी। मैम कनिष्का। बहुत सारे ग्रीक यस गॉड मैम, एंड गॉडेसेस मम्मी। है यहाँ पर। मैम मेरी में भी। मैम आप भी तो। मैं कहा हूँ यहाँ, मैं तो हवा खाने से भी मैम भूल गई दिखते तो आप हमसे। हूँ। मैं थी काफी टाइम तक, लेकिन फिर एक घटना हुई मेरी जिंदगी में और सब बदल गया। कोरोना। नहीं। मैम मैं आपने सोचा मैम बाहर चले जाए तो तारी खाएंगे।
चलो भाई, चलो चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तुम लोग मुझे जॉब से निकलवाओगे। आगे, मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड, ये क्या होता है? और कैटेगराइज, ये क्या होता है? पिजन होल्ड क्या होता है? मैम बंद मैम करके लाइक रखना। मैम बर्ड्स की तरह पिंजरे में रखना। और मैम जब पिजन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है तो वो कॉमन नहीं है। हम्म, मैम जब पिजन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और मतलब अरे पिजन होल का कॉमन मतलब इस पिंजड़े में बस कबूतर ही कबूतर है, सारे कबूतर को इधर रख दो। तो पिजन होल का मतलब है कि व्हेन यू नो मैम कि ये लाइक सारे कैटेगरीज। कैटेगराइज करना किसी को, यानी पिजन होल का मतलब है टू कैटेगराइज, और लगाए बीच में, ऑलरेडी लिखा हुआ था। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज, मतलब ऐसा नहीं कि तुम पर्टिकुलर वो ये चीज है ये बता सकते हो। उसका जो टैलेंट है अनवेवरिंग, मतलब ना हिलने वाली, अंगद के जैसे पैर वाली जो डिजायर टू सक्सीड है, रेडीनेस टू सैक्रिफाइस, और उस सक्सेस के लिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार है। हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब ऐसे लोग टॉप पे नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जो कुछ भी छोड़ने को तैयार है, घर परिवार संसार, भूख प्यास। आप तुम्हें सन्यासी बना दो। हाँ, होना ही चाहिए सन्यासी। द ओनली वे टू बी हैप्पी इज टू बी डिटैच्ड अटैच्ड। तुम लोग सन्यासी को समझते क्या हो? सन्यासी इज नॉट द पर्सन, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। नो 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 नो। मैम जो अपनी लाइफ पीसफुली जीता है सन्यासी इज अ मेरे पर्सन हिसाब जिसे से। आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यू डू योर वर्क बट रिजल्ट से कोई डिफरेंस ना पड़े, दैट पर्सन इज सन्यासी। मैम आपने यू हैव आल्सो सन्यास को वॉच्ड गलत महाभारत। समझा। हाँ, मैम यू हैव आल्सो वॉच्ड महाभारत। माँ बाप, मैम मैम महाभारत। महाभारत। मुझे लगा ये क्या बोल रहा है बेटा। मैम हाँ, कृष्ण महाभारत में भी सेम कॉल्ड चीज इन है। द लास्ट मैम टू नहीं, अर्जुन। या सेम चीज, द कृष्णा है सेड टू द अर्जुन सेम चीज। इसी तरह भगवाधारी या फिर बाबा वो लोग नहीं है जो कपड़े पहन के घूम रहे हैं। वो कपड़े पहने हैं बट दे माइट नॉट बी रियल सन्यासी एट ऑल। रियल सन्यासी इज अ पर्सन हु डज हिज जॉब, इन उसके अपना काम पूरे मन से करने के बाद में भी अगर आउटकम गलत आता है तब भी आपका फेथ डगे नहीं, हिले नहीं, दैट इज सन्यासी, दैट इज रियल सन्यास। उसको बोलते हैं योगी। अपना काम करते रहे। आदित्यनाथ। आदित्यनाथ। हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ, इसीलिए तो उन्होंने अपने नाम के आगे योगी लगाया है ना। यानी मैम रियल यूपी तो अभी से स्मार्ट सिटी नहीं बनी। बनेगी। अगर हम क्यों, अभी 5 साल पहले के यूपी में और आज के यूपी में बहुत डिफरेंस है बेटा, मैम एंड नहीं द है। डिफरेंस विल कम डिसरिगार्डिंग द फैक्ट के योगी जी आए या मोदी जी आए या कोई भी आए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी वन पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है, वो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, सबके अपने फेथ है, सबको अपने अपनी बातें बोलने का अधिकार है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। बट पॉइंट जो मैं यहाँ बोलना चाह रही हूँ वो ये है दैट देयर इज अ थेरी, या एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? निष्काम कर्म योग, मतलब उसको बोलते हैं कि आपको काम तो करना है। कोई ये सोचे कि मैं सन्यास का मतलब काम नहीं करना होगा, वो तो सन्यास हुआ ही नहीं। मैम सन्यास मैम जो लोग मैम साधु बनते हैं उनको भिक्षा मांगनी पड़ती नहीं, ये किसी तरह का सन्यास नहीं है, मैं ऐसे किसी सन्यास को है। नहीं मैम नहीं जानती। मैम होता है। हाँ, ये मुझे मैम पता है, बट आई एम नॉट inclined towards it, I don't subscribe to it. What I believe in is Gita is very intelligent kind of book. इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस भर के गए हैं, whosoever has written is मतलब आई डोंट नो कि मैंने भगवान कृष्ण को लिखते नहीं देखा, बट एज वी नो कि हम मानते हैं कि उन्होंने ही लिखी है। अगर उन्होंने भी लिखी है या किसी ने भी लिखी है, इट इज अ वेरी वाइज टेक्स्ट। इसके हिसाब से आपको काम परमानेंट करने चाहिए, और यही रीजन है कि स्कूल्स में सिखाते हैं ना, वो क्या श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कभी कभी घर में सुना होगा कहीं। अपना काम करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, दैट इज रियल संन्यास। अगर तुम ऐसे बन सकते हो तो पता है उससे फायदा क्या होगा? लॉजिकल रीजनिंग है। फायदा ये होगा कि तुम जब आउटकम से इम्पैक्टेड ही नहीं होते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी घटेगी ही नहीं कभी भी, क्योंकि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं पहले नंबर पे आ रहा हूँ या दूसरे नंबर पे आ रहा हूँ, तुम तो बस काम कर रहे हो। बताओ, क्योंकि बहुत लोग काम करते हैं लेकिन वो उम्मीद करते हैं रिजल्ट से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक हफ्ते पढ़ा तो अब इस टेस्ट में मेरे 30 आउट ऑफ 30 आने चाहिए। अगर 30 आउट ऑफ 30 नहीं आ गए, लो, मैं तो डिप्रेशन में चला गया। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए कि हमने तो इतना पढ़ा था, रोना शुरू कर दिया, ह्यू एंड मैम क्राई मचाया हुआ, लोटे दिस इज हुए अ हैं बैड जमीन थिंग। में, घरों में
तो इससे क्या होता है, जैसे ही हमें रिजल्ट मिलता है हम इम्पैक्टेड हो जाते हैं उससे, और हमारी जो माइंड है और हमारा जो फीलिंग्स है वो सब उससे अटैच्ड हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट वाले काम के लिए मोटिवेशन ही नहीं होता, बिकॉज आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट चाहिए था। अगर कोई ये कह ले कि मैं बस काम करूंगा, रिजल्ट तो मैं देखूंगा भी नहीं, ऐसे इंसान को ही तो रियल सन्यासी कहेंगे। सक्सेस भी ऐसे इंसान को मिलेगी क्योंकि वो कंटिन्यूअस काम कर पाएगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा रिजल्ट के बारे में, उसको केवल काम करने से मतलब है। तो जिस दिन आप ये सीख लोगे कि काम करना अपने आप में अचीवमेंट है, उसका रिजल्ट मिले वो तो बाई प्रोडक्ट है, उस दिन आप सही बात सीखोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि काम करते हैं कोई नंबर लाने के लिए, पढ़ाई की जाती है पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, ना कि नंबर लाने के लिए। एग्जाम तो इसीलिए होते हैं ताकि लोग ये देख सके कि आपको समझ आया या नहीं समझ आया। वाइसी वर्षा नहीं ट्रू है, हो सकता है कि अगर आपके नंबर आए हो फिर भी आपको ना समझ आया हो, और ये भी हो सकता है कि आपको आता हो लेकिन बाई चांस आपके नंबर ना आए हो। समझ गए? तो मार्क्स कोई फाइनल पैरामीटर नहीं है। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा कि तुम 100 एग्जाम दोगे और सारे में ही फेल हो जाओगे। अगर तुम्हें सच में आता है तो 90 में फेल हो जाओगे, लेकिन किसी ना किसी में बहुत अच्छे से पास भी हो जाओगे, बशर्ते फोकस वहां रखो जहाँ होना चाहिए। लेकिन लोगों को पढ़ी है अलग कि नाइन्थ में नाइन्थ के नंबर चाहिए, टेंथ में टेंथ के नंबर चाहिए, फोकस ऑन नॉलेज। और इसी को बोलते हैं निष्काम कर्मयोग, और जो लोग ये करते हैं उन्हीं को बोलते हैं सन्यासी या योगी। आई होप तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये वाले योगी ही है योगी जी। योगी जी दूसरे तरह के योगी हो सकते हैं, बट फॉर स्टूडेंट्स ये योगी बनना इज द बेस्ट। व्हेन यू विल बिकम दैट, नॉट थिंकिंग एवर अबाउट योर रिजल्ट, डूइंग योर वर्क विद ऑनेस्टी, देख लेना भगवान तुल्य हो जाओगे तुम, ना गॉड्स ओन चाइल्ड। ओके आगे भाई। फ्यू वुड ग्रज हर दैट हर रिचेज इज शी इज नाउ रीपिंग। कह रहे कुछ लोगों को जलन भी होती होगी। फ्यू वुड ग्रज यानी कुछ लोग शारापोवा को देख के भी जलते भी होंगे। क्या देख के? द रिचेज यानी जो फल वो अब काट रही है, इज नाउ रीपिंग। ठीक है, या मैम कि रीपिंग का मतलब बेनिफिट मिलना। हाँ बेटा, बेनिफिट लेना, बोलते नहीं एज यू सो एज यू रीप। तो वो जो रिचेज यानी जो अब उसको फॉर्च्यून दे थॉट रहे हैं गॉड, या जो चीजें उसको मिल रही है, द लग्जरी एंड एवरीथिंग, वो जो अब उसका बेनिफिट जब वो ले रही है, उसको देख करके कुछ लोग अब जल भी रहे होंगे। दिस इज वॉट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। लेकिन जब उससे पूछा जाता है, ऑब्वियसली सारे लोग का देखो सबका फोकस किस बात पे है, जब शारापोवा नंबर 1 गई सबको हो रहे कितने पैसे मिल गए उसको, ये तो कितनी रिच हो गई है। एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट हर मनी, कि यार क्योंकि हम उसको आउटकम की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि हम योगी है ही नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि शारापोवा ने नंबर 1 बन गई, इसको कितने पैसे मिल गए होंगे, इतनी फेमस हो गई, इसके पास कितना पैसा आ गया होगा। सोचो कि वो क्या कह रही है, वो क्या बोल रही है। ऑफ कोर्स मनी इज मोटिवेशन। ये बात नहीं है कि मनी मुझे अच्छी नहीं लगती। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक बिजनेस भी है, एक स्पोर्ट भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन दी वर्ल्ड। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। समझ गए? यानी कोई भी इंसान इसलिए रिच नहीं होता है क्योंकि वो रिच होना चाहता है। हर इंसान रिच इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कर रहा है जो वो करना चाहता है, और इवेंचुअली वो उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बिकम अ कोडर। अब मैंने बचपन से ही कोडिंग करना शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स बहुत चाहते कि मैं आईएएस बनूं, बट मेरा मन करता है सी, पाइथन, जावा ये सब सीखने का। तो मैं सारी क्लासेस छोड़ छाड़ के भी यूट्यूब पे कुछ ना कुछ करके 2 4 5 मिनट निकाल ही लेता उसको देखने के लिए। धीरे धीरे करके बहुत अच्छे हो गए, एकदम बढ़िया हो गए। 13 14 साल की उम्र में ही ले गई कोई कंपनी, पैसे कमा रहे। तो क्या इसको रिच बोलना बोलेंगे? नो, पैसे इज अ बाई प्रोडक्ट। तुम कुछ ना कुछ काम तो करोगे ही ना। मजदूर से लेकर के टेस्ला तक का कुछ हर इंसान पैसे कमा रहा है, ठीक है। बट जो इंसान अपने टैलेंट के पीछे भाग रहा है उसको तो पैसा अपने आप ही आ रहा है, बिकॉज ही इज इवेंचुअली एक्सपर्ट एट इट। ठीक है, मेरी फ्रेंड है एक, मैंने पहले से ही बताया है। शी हैज डन, मतलब ऐसा बोला जाता है दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब इन कॉर्पोरेट सेक्टर। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एवरीबडी सेज कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती होगी तो कैसे चलेगा? आई ऑल्सो से, बिकॉज 99% केसेस में व्हेन योर इंग्लिश इज वेरी गुड, यू कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली, आपके जेस्चर्स अच्छे होते हैं, देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल क्रैक एन इंटरव्यू।
लेकिन मेरी खुद की फ्रेंड है विच आई नो, सॉरी विच नहीं, whom I know from past like 8-9 years, वो भी गूगल में गई है, शी इज इन गूगल, शी डजंट नो, उसको इंग्लिश नहीं आता है बट शी नोज कोडिंग। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप बाकी चीजों में आप अच्छे हैं, होना ही चाहिए ऑब्वियसली, सब चीजें आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जा रही है, बट उसका पैशन है वो चीज। तो गूगल वाले ये देखकर नहीं ले जाते कि कौन कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, कौन कितना देखने में सुंदर है, कौन हमें जो डिपार्टमेंट है, अगर एचआर में लेना होगा तो गूगल ऐसे इंसान को लेगा जो अच्छा एचआर बन सकता है। बट जो इंसान कभी इंटरव्यू क्रैक भी नहीं कर सकता है, मेरे साथ फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू टीसीएस में वो भी बैठी थी, आई वाज आल्सो देयर, आई गॉट सिलेक्टेड, शी कुड नॉट। लेकिन उसके बाद में द जर्नी दैट शी टुक, और वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑफ हर लव फॉर कोडिंग, नॉट बिकॉज कि उसको किसी को कॉम्पीट करना था। इवेंचुअली उसमें बेटर होते गई, बेटर होते गई, बेटर होते गई, इतना बेटर होते गई कि क्लास के बहुत सारे लोगों से ज्यादा अच्छी जगह वो पहुंच गई, बिकॉज उसको डेवलप हो गया उसमें इंटरेस्ट। सो यू विल नेवर नो, बट समवेयर डाउन द लाइन्स योर इंटरेस्ट विल कम योर वे, ठीक है। when it is coming in your way, try to recognize it कि नहीं ये चीज मुझे actually पसंद है, and then start learning it and eventually you'll be good in it, life will be easy, है कि नहीं। ये मत सोचो कि नहीं बहुत ऐसे टफ बर्डन करते हो, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मुझे तो फन लगता है तुम लोगों को, तुम लोग ये सोचो कि मैं रोज पढ़ा रही हूँ ये जो क्या बोलते हैं सेम बुक, मुझे बोरिंग लगना चाहिए इस हिसाब से, तो बिकॉज आई एम टीचिंग सेम कंटेंट एवरी डे, नो, माय इंटरेस्ट इज हियर, आई लाइक टीचिंग, मुझे पसंद है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, तुम लोग क्लास में बोलते हो, ये हमारी एनर्जी को बढ़ा देता है, तो इसीलिए आई एंजॉय इट। मुझे 10 बार 50 बार भी ये शायद मैं अगले 50 साल यही पढ़ाते रहूं, सेम चैप्टर ओवर एंड ओवर अगेन, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, इसीलिए मुझे दिक्कत नहीं होती है। बल्कि कोई नॉर्मल इंसान जिसको टीचिंग पसंद नहीं है, उसको तुम सेम चैप्टर को 50 years तक पढ़ाने को बोलोगे, क्या वो कर लेगा? अगर कर भी लेगा तो ही और शी विल बी एक्चुअली वेरी बैड एट इट, अग्री? यस मैम। तो सिंपल बात है, यही चीज आपको भी ढूंढनी है, आपको क्या पसंद है। चलो भाई, इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं, किधर चले, अरे इसके क्वेश्चन किधर है, इसमें तो कोई आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, पहले वाले में भी नहीं थे ना, आई थिंक थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज ही था, पहले वाले में थे। पहले यस वाले में मैम थे। मैम उसमें भी है। कहाँ, मुझे तो दिख नहीं रहे बेटा, कहाँ है? एक तो ये तो स्पीकिंग है और ये डिक्टेशन है। मैम उसके ऊपर ये क्वेश्चंस। नाउ रिराइट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो एज वन सेंटेंस, ये मैम और ये नहीं। वाला आइडेंटिफाई द टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस बिलो बाय अंडरलाइनिंग द पार्ट दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन इन द ब्रैकेट्स एज सून अप। ये तो घर में मतलब वो क्वेश्चन सोच रही हूँ जो लिखने के लिए आते हैं ना, वो तो नहीं है ना। नो चलो मैम। यही कर लेते हैं, आइडेंटिफाई वाला। आइडेंटिफाई द टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस बिलो बाय अंडरलाइनिंग द पार्ट दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन इन ब्रैकेट्स एज शोन अबव। कंट्रास्ट हर ड्रेस विद दैट ऑफ अदर्स। किस किस से पता चल रहा है? ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस एक वर्ड है और दूसरा है प्रेफर्ड शॉर्ट्स, करेक्ट। ये दो पार्ट है सेंटेंस में जिसको अंडरलाइन करने से हमें ये इन्फॉर्म मिल रही है कि उसकी ड्रेस दूसरों से अलग होती थी, है ना। Yes, ma'am. दूसरा है टेल अस व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन, शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। किस तरह से करने हैं ये? टेल अस व्हेन शी वाज गोइंग टू फाइट द सिस्टम, थर्ड। ओके, she decided to fight the system when the right moment arrived। क्या था right moment? अरे बताओ ना, right moment क्या था? जब उसके फैमिली वाले उसकी everything. शादी करना चाहते थे ना। यस मैम। आई थिंक इसमें right moment होगा, अंडरलाइन करना होगा।
टेल अस व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन. आई थिंक इनरोल्ड इन अ स्कूल, ये अंडरलाइन होगा ना. लेफ्ट होम, इनरोल्ड इन स्कूल, यही तो करना होगा. तुम लोग बता ही नहीं रहे हो. आइडेंटिफाई ma'am. द टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस. दो पार्ट हमें सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने हैं बाई अंडरलाइनिंग. हमें अंडरलाइन करना है जो हमें उस वर्ड को अंडरलाइन करना है जो हमें ब्रैकेट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो ब्रैकेट में लिखा है कि स्कूल के बाद पहले एक्शन के बाद क्या हुआ, तो उसने घर छोड़ा और अपने आप को स्कूल में एनरोल कर लिया, यही तो हुआ. चलो आई थिंक ये ऐसे फालतू एक्सरसाइज है, कुछ ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. ये दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना लोगे ना. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, आई न्यू व्हाट आई वांटेड. बनाओ जोड़ के एक सेंटेंस. मैम बिकॉज. वेरी गुड. क्लॉजेस से जोड़े जाते हैं सेंटेंस, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज से लगाओ. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए. इसी तरह कंजंक्शन का यूज करके 1 to 5 एज अ होमवर्क. इसको क्या करना है तुम लोगों को, सेंटेंसेस को जोड़ के बनाना है और एक्सरसाइज नंबर 1 भी करके आनी है. ठीक है, 1 and 2 कर लेना क्योंकि बाकी कुछ है नहीं इसमें. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so tomorrow we will be having regular grammar class from 8 to 10 p.m. ठीक है. नया बच्चा, you are ओके welcome मैम. to join this class. पुराने बच्चों, ओके you must join this class. मोडाल समझ आता Yes, है ना ma'am. तुम लोगों को. ठीक है. मैम टुमारो 8:10. 8 to 10 ये एक्स्ट्रा क्लासेस है बेटा, ग्रामर पर फोकस्ड क्लासेस है ये, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने वाली. 2 वीक्स चलेंगी केवल, उसके बाद तो रेगुलर 1 ही घंटे की क्लास होगी. ठीक है. ओके मैम. ओके, सो अभी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ. जिस जिसकी हो जाएगी वो बच्चा जाता जाएगा. ठीक है. बाकी 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 तो कोई है नहीं. बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. है कोई डाउट?